हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस भेजे थे कि हम लोग नाइजीरिया कैसे आए, कैसे जॉब मिली और यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है। तो आज आपके सभी क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। हम इसलिए क्योंकि आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जॉब से रिलेटेड ऐसे होते हैं जिनका आंसर मेरे हस्बैंड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे उसका आइडिया थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप भी मेरे साथ वीडियो बनाएं। तो आज जो भी जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से या यहाँ आने से जो भी क्वेरी थी, जो भी क्वेश्चंस थे, उनके सबके जवाब आपको मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम बताने वाले हैं कि यहाँ आने से पहले, नाइजीरिया आने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं फिर। ये है मेरे हस्बैंड नितिन चौधरी, और आज ये आप सबके सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे कॉमन होता है कि नाइजीरिया कैसे आए और जॉब का ऑफ़र कैसे मिला और कैसे अप्लाई किया, तो आज इसका आंसर ये करेंगे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, फॉलोवर्स को प्रेम भरा नमस्कार। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, ऑल ऑफ योर फॉलोवर्स एंड योर व्यूअर्स। सो इट वाज आई थिंक 2016। आजकल प्रोफाइल वगैरह सब लिंक्डइन पे रहता है, तो लिंक्डइन पे ही प्रोफाइल पड़ा हुआ था, मेरा सीवी पड़ा हुआ था, वहाँ पे डाला हुआ था मैंने। तो मैं ओलाम एग्री में काम करता हूँ, तो ओलाम एग्री के ही एचआर ने इंडिया से मेरे को अप्रोच किया। उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बात की, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह जो सब प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो सब करने के बाद फाइनल हुआ। तो आई जॉइन इन अप्रैल 2017। सो देयर वाज नो कंसल्टेंट और समथिंग इन बिटवीन, ऐसा कोई था नहीं बीच में। डायरेक्ट इट वाज फ्रॉम ओलाम एग्री। या तो यहाँ पे अप्लाई करने का तो आपने बता दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है या लॉन्ग टर्म रोल है आपका? किस तरह से आप आए हैं और कैसे यहाँ पे लोग आते हैं? मेरा हर तरह के लोग हैं। मेरा जो है, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे हम इंडिया में किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आप जॉब करते रहते हैं, तब तक आपको अच्छा लग रहा है, कंपनी को अच्छा लग रहा है, आप अच्छा काम करते रहिए, कंपनी अप्रिशिएट करती रहेगी। तो देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग। बट यहाँ पे और मैं कई बार सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस हिसाब से लोग कि सबकी अपनी ज़रूरतें और सबके अपने अपनी सिचुएशंस होती हैं, उस हिसाब से वो रिजेक्ट कर देते हैं या ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। ओके। मेरे को तो अब 9 साल हो जाएंगे अप्रैल में। तो जैसे यहाँ पे जॉब मिलती है तो उसके लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि वीज़ा अप्लाई का क्या प्रोसेस है। जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो आपसे आपकी डिटेल ले लेंगे, आपका पासपोर्ट ले लेंगे, और जितना भी प्रोसेस होता है वो कंपनी खुद करती है। उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे टाइम में जब मैं ज्वाइन किया था, जब तो पर्सनली जाना भी नहीं पड़ता था, लेकिन अभी नाइजीरिया में इन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट किया है। आपका जितने भी आपके फिंगरप्रिंट्स और आई के जो जो उनको बायोमेट्रिक्स चाहिए होता है वो उसको लेते हैं। पर्सनली आपको जाना पड़ता है उसके लिए, एंड देन यू गेट द वीज़ा। और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको सरपैक कार्ड दिया जाता है, जैसे ग्रीन कार्ड बोलते हैं, यहाँ पे सरपैक कार्ड उसको बोलते हैं। वो हर साल रिन्यूअल होता रहता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप नाइजीरिया आए थे तो आपका पहला रिएक्शन क्या था यहाँ के कल्चर को देखते हुए? कि रिएक्शन क्या था आपका? ऐसा कोई रिएक्शन तो नहीं था। हाँ, बिल्कुल एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह के लोग दिख रहे थे। और कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल नई चीज़ देखते हो तो उस टाइम आप सोचते नहीं हो, केवल देखते रहते हो। मैं सड़क पे दोनों तरफ देख रहा था, कैसे लोग हैं, कैसे यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, किस तरह से काम हो रहा है। तो मेरा मोड तो केवल ऑब्जर्वेशन पे था, व्यूइंग पे। ऐसा कुछ नहीं था कि क्या सोचना है क्या नहीं। वो धीरे धीरे काम करते रहे तो अपने आप आगे पता चलता रहा। हाँ, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग दुनिया थी।
और भी कुछ कंट्रीज़ में गए हैं, बट जॉब तो हमेशा इंडिया में ही की थी यहाँ से पहले। एक बिल्कुल नया दुनिया मैं कहूँगा कि मेरे लिए थी। तो जैसे यहाँ के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं, दोनों के काम करने के जो तरीके हैं उनमें कुछ डिफरेंस है या सब सेम ही है? आप नाइजीरिया और इंडिया को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। आपके तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सबका एक अलग तरीका होता है, और ऐसे ही है यहाँ पे भी। जैसे अगर मेरी टीम में कुछ लोग हैं तो वो एक से नहीं होंगे, जैसे हमारे बच्चे एक से नहीं होते, तो ऐसे हर इंडिविजुअल का एक, सबका एक अपना यूएसपी होता है, काम करने का तरीका होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है जैसे इंडिया में। तो सबसे जो कंसर्न होता है जिसके लिए, जिस क्वेश्चन के लिए, सिक्योरिटी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न लोग बहुत सोचते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? मेरे को तो अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी सेफ्टी की। हाँ, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे कहते हैं, जैसे नॉर्थ में है, वो हर जगह एक रहता है। आप इंडिया में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया में आपको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप न्यूयॉर्क में चले जाओ, वहाँ भी कुछ पॉकेट्स में बोलेंगे दिक्कत है। हाँ है, कुछ दिक्कतें हैं, बट एज सच सिटीज़ में जो अच्छे शहर हैं जैसे लागोस हो गया, उसके कुछ पॉकेट्स में आपको किसी टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। बट इन जनरल कोई दिक्कत नहीं है। हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, आते हैं, रहते हैं। आप लोग भी रह रहे हो, 9 साल होने वाले हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सभी के जाते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं, मिलते हैं। तो हर शहर की जैसी प्रॉब्लम है, हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ी है, बट ऐसे कोई मेजर कंसर्न नहीं है। अब वो तो आप सबने देखा ही होगा मेरी वीडियो में कि हम किसी भी टाइम आते जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहर के अंदर तो कोई नहीं है। और जो जहाँ पे हमें मना किया गया है हम वहाँ नहीं जाते हैं। तो बस इतना सेफ्टी के लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि जहाँ पता है वहाँ मत जाओ, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, शहर में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे जैसे जॉब करने के लिए यहाँ पे क्यों आना चाहिए? ऐसा क्या बेनिफिट है यहाँ पे आने का कि हमें नाइजीरिया में आना चाहिए? क्योंकि लोग नाइजीरिया सुनते ही डर जाते हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा, यहाँ पे इतने सारे इंडियंस हैं जो जॉब के लिए यहाँ पे आते हैं, तो कुछ तो उनको फ़ायदा लगता होगा, तो क्या है वो? इंडिया में भी बहुत लोग जॉब करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब नहीं आते हैं। आप को क्या ऑफ़र मिला है, आपको पहले क्या मिल रहा था, बिकॉज सबको प्रोग्रेस चाहिए। तो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, जो एनआरआईज होते हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना होता। तो जो सैलरी हमें मिलती है, जो इंडिया में हमारी सैलरी जाएगी, जो हम बाहर से कमा रहे हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं होता। इंडिया में रहोगे तो आपको करीब 30 to 35% सब कुछ मिला के, आई थिंक 20 या 25, मैंने देखा नहीं है, बट आई थिंक 20 लाख से ऊपर जो आप सैलरी कमाते हो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और साथ में यहाँ पे कंपनीज़, जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो वैसे भी एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं, टेक केयर करते हैं। जैसे आपको घर मिल जाएगा, फर्निश्ड घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाती है कंपनी की तरफ से, एजुकेशन में सपोर्ट मिल जाती है, मेडिकल का आपको मिलता है। इंडिया में भी है अच्छी कंपनीज़, मेडिकल वगैरह आपको सब देते हैं, यू आर कम्प्लीटली कवर्ड। बट सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता, सबसे बड़ा फ़ायदा वही है। तो जॉब के साथ साथ यहाँ पे और भी जो बेनिफिट्स है वो अलग से मिलते हैं, सैलरी से अलग। जो हाउस है, कार है, ड्राइवर है, ये सारी सुविधाएं जो हमें मिलती है वो या सैलरी से अलग मिलती है, वो सब कंपनी के की तरफ से होती है। ये भी जॉब का एक। हाँ, कुछ कंपनी देती हैं, कुछ नहीं भी देती, वो टोटल सैलरी भी देती हैं, तो हर तरह की कंपनीज हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका क्या प्लान है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में रहना है या फिर कभी भी जा सकते हैं? क्या है आपका प्लान, फ्यूचर प्लान्स क्या है? सच कोई प्लान नहीं बनाया है आज तक। कभी जितने भी कोई प्लान सोचा है, कभी कुछ हुआ नहीं। मैं तो जैसे ज़िंदगी लेती जाए, आगे लेके जाएगी, वैसे चलते चले जाएंगे। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि 1 साल रहना है या 5 साल रहना है या अभी चले जाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा है। कभी कुछ आगे लाइफ में अच्छा ऑफ़र मिलेगा तो, और पसंद आएगा तो नो प्रॉब्लम, वी कैन ज्वाइन, बट एज सच कोई प्लान नहीं है।
तो जहाँ तक मुझे लगता है जॉब से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं। कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी है कि हम लोग कहाँ से हैं इंडिया में। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ से हो इंडिया में। तो वैसे तो मैंने बता भी रखा है कि हम लोग, बता दीजिए आप भी। हम लोग हैं वेस्ट यूपी, मुजफ्फरनगर में हमारा गांव पड़ता है। मुजफ्फरनगर से जब शामली जाएंगे वहाँ पे हमारा गांव है, लेकिन अभी हमारे पेरेंट्स मेरठ में रहते हैं, तो हम अब जब भी इंडिया जाते हैं तो हम मेरठ में ही जाते हैं। तो एक बहुत ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि यहाँ पे कितना एक्सपेंसेस कितने हैं महीने के। मेरे हिसाब से उसका उत्तर तो आप मेरे से बेहतर दे सकती हो सही बोल क्योंकि रहे घर का सामान जितना है तुम ही लाते हो। पर मेरे को पता ही है, आप थोड़ा बहुत इंडिया से तो आई थिंक आप कोई भी बेसिक चीज़ें ले लो, आलू टमाटर प्याज जो भी आपका लगता है डबल या उससे ज़्यादा रहेगा, उसके बारे में आप बेहतर बता सकते हो। हाँ, आप रेस्टोरेंट पे जाओ खाना खाने तो वो भी काफ़ी एज एक्सपेंसिव एज ईटिंग इन यूरोप। लागोस में अच्छे रेस्टोरेंट में और या मिड काइंड ऑफ भी है, तो इंडिया से तो काफ़ी महंगे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। आप अच्छी जगह जा रहे हो तो यू हैव टू पे मोर देन इंडिया, एज गुड एज यू आर पेइंग इन यूरोप। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर संडे। और अगर आप भी नाइजीरिया आना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जॉब ऑफर होना ज़रूरी है। ऐसे ही यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियोस देख के डिसीज़न ना ले और पूरा रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपको ये Q&A वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आपके और क्वेश्चंस हो वो ज़रूर पूछें, तो हम पार्ट 2 ज़रूर लेके आएंगे। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।